पिछली बार लगभग मैंने 35 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर मेरा है 2024 की बात करूं मैं तो। आपने सेटअप तो खड़ा कर दिया है, आपने पूंजी तो लगा दी है, लेकिन ग्राहक नहीं आए। तो उन्होंने मेरे को 10 कुंटल का ऑर्डर दिया है। मैं भी लालच में आ गया सर। गाँव से ना खरीद करके मैंने दुकानदार से वो मिर्चें खरीदी। तो उसमें क्या है कि जब उन्होंने टेस्टिंग की तो उसमें क्या है कि केमिकल निकल गया, तो बहुत नुकसान हुआ। आप वो नौकरी कर रहे होते तो क्या साल भर में इतना कितना कमा पाते जितना अभी आप कमा रहे हैं? मतलब मैंने कई बार देखा है ना कि यात्रा मार्ग पर कोई ऐसे भी मामले आते हैं कि दालें वो कोने हैं, पहाड़ी दालें करके बेचते हैं, लेकिन वो जी, जी, जी। दाल पहाड़ की होती नहीं, क्योंकि उस इलाके में दाल हो ही नहीं रही है, वो तो बाहर से ही ला रहे हैं। आप सभी लोगों का बेहद स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पहाड़ की जो खेती है, जो पहाड़ का जो उपज है, उसको बाजार प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत ज्यादा देर न करते हुए मैं सीधे परिचय करवा रहा हूँ श्री नरेश नोटियाल जी का। नरेश नोटियाल जी जो यमुना घाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश नौटियाल जी को मैं पिछले 10 साल से कम मैं जानता हूँ, और मैं उनके काम को व्यक्तिगत तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मैं उनके काम को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नरेश नौटियाल ने जो हमारी पहाड़ी खेती है, जो इसकी उपज है, इसको बाजार उपलब्ध कराने में कितनी बड़ी भूमिका नौटियाल जी ने निभाई है। जो पहाड़ की खेती को लेकर एक नेगेटिविटी का जो माहौल रहता है कि इससे गुजारा नहीं हो सकता है, कम से कम नौटियाल जी ने उस धारणा को तोड़ने का काम किया है। तो नोटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? नमस्कार सर। जी। तो नोटियाल जी, पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आपका गाँव कहाँ है, और कौन सा गाँव है आपका, कहाँ पर पड़ता है। अपना पूरे गाँव के बारे में अपना जरा परिचय दीजिए, लोकेशन अपने बताएं अपने गाँव के बारे में। मेरा नाम नरेश नौटियाल है और मैं उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक से हूँ सर। देवलसारी गाँव पड़ता है सर। देवलसारी गाँव पड़ता है और यहाँ पे मैं 2002 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। 2002 में मैं हिमालय एक्शन रिसर्च सेंटर हार्क एनजीओ में जॉब करता था। जी, जी। 2002 से 2009 तक मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपना ही स्वरोज़गार करना चाहिए। मैंने वहाँ पे काम सीखा और उसके बाद जॉब छोड़ कर के 15 जुलाई 2009 को देहरादून के सीमा द्वार पे पहाड़ी उत्पादों की दुकान वहाँ पे मैंने खोली। दुकान के अलावा मैंने जो लोकल देहरादून के दुकानों में सप्लाई का काम भी किया है। लगभग 450 दुकानों में मैंने पहाड़ी उत्पाद पहुँचाने का आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो और अगर कोई कट्टा लेना चाहता है तो उनको भी सप्लाई करने का काम किया। इसके अलावा देश भर में जितने मेले लगते हैं सर, उनमें भी हमने स्टॉल के माध्यम से बेचने का काम किया। ठीक है। तो जी। क्या-क्या पहाड़ी उपज आप बेचते हैं? मतलब कौन-कौन सी उपज आपके पास मिल जाती है, या किन-किन उपज को आपने बाजार उपलब्ध कराया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसमें लगभग 70 से 80 आइटम टोटल मेरे पास है, पर जो मेन है 10-12 प्रकार की राजमा है सर। हमारी इधर जो राजमा होती है, अच्छा, ठीक हरसिल है। की राजमा सबसे ज़्यादा डिमांड हरसिल की राजमा की है। और एक हमारी इधर फ्रांस होती वो चितकबरी होती है, लाल चितकबरी। उसको जैसे हाँ, चकोता की राजमा बोलते हैं हम लोग। हाँ, और एक हाँ। मोरी की राजमा, मिक्स राजमा, छिम्मी, तो टोटल मेन तो 4-5 प्रकार की चलती है, पर टोटल मेरे ठीक पास है। 10-12 प्रकार की राजमा है। इसके अलावा उड़द, गहत, चौलाई, लोबिया, लोकल सूंटे हो गए और प्रोला का लाल चावल पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा डिमांड है बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। लगातार। और मंडुवे का आटा, झंगोरा, मसाले हो गए और हाथ की बनी 5-6 प्रकार के हाथ की बनी हुई बड़ियाँ, उड़द बड़ी, नाल बड़ी, उड़द वाली बड़ी दाल बड़ी, हाँ। हाँ, पेठा बड़ी सर, सोयाबीन की बड़ी बनती है और एक चरकाखड़ा बोलते हैं हम लोग, कद्दू की तरह होता है, हाँ। उसके भी हम लोग बड़ियाँ बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है। और इसके अलावा 8-10 प्रकार का सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक, अच्छा। पहाड़ी नमक सर। और इसके अलावा सोयाबीन का आटा, मक्की का आटा, मंडुवे का आटा 3 प्रकार के आटे भी मेरे पास होते हैं और इसके अलावा चावल का आटा, जो हमारे इधर चावल होता है अच्छा। लाल चावल, उसका आटा भी मैं बेचने का काम करता हूँ। तो 4-5 प्रकार के आटे हो गए।
और जखिया हो गया, मसाले हो गए, अदरक, नींबू, बहुत सारे आइटम है सर। जो उत्पाद आप बेचते हैं ये सारे लोकल किसानों से ही लिया जाता है या कहीं बाहर से भी आप इसको लेके आते हैं? मतलब मैंने कई बार देखा है ना कि यात्रा मार्ग पर कोई ऐसे भी मामले आते हैं कि दालें वो बोल रहे हैं पहाड़ी दालें करके बेचते हैं, लेकिन वो जी, दाल जी, जी। पहाड़ की होती नहीं, क्योंकि उस इलाके में दाल हो ही नहीं रही है, वो तो बाहर से ही ला रहे हैं। तो आपका क्या है, आप ज्यादातर मतलब सारी जो उत्पाद होते हैं आपके स्थानीय किसानों से ही खरीदते हैं? ये बात तो कंफर्म है? मैंने जब किसानों से इलेक्शन करना शुरू किया तो शुरुआत में मैंने 30 रुपए किलो राजमा किसानों से खरीदी थी। 30 रुपए किलो। तो इस बार जो भी चल रहा 2024 की बात करूँ मैं तो 300 रुपए किलो मैंने किसानों से राजमा खरीदी। तो अच्छा। मैं कंटिन्यू 2009 से मैं लगातार किसानों के बीच जा रहा हूँ और उनको मेरी कोशिश है कि मार्केट से ज़्यादा रेट पे मैं घर पे ही किसानों से उठाऊँ, जो उनको बाज़ार घूमना ना पड़े। क्योंकि बाज़ार में जब किसान आते हैं तो दुकानदार उनको बोलता है कि आपकी क्वालिटी खराब है और उनको तौल में भी बहुत ये करता है, नुकसान करता है। जब मैं उनसे जुड़ा तो किसान तब से मेरे पास दे रहे हैं और इसी बार राजमा ही राजमा मैंने 50 कुंटल हरसिल की राजमा खरीदी इस बार। किसानों से? तो लगातार बोल रहा हूँ सर मैं कि 30 रुपए किलो से आज इस साल 2024 में 300 रुपए किलो तक मैं किसानों से ले रहा हूँ। मतलब किसानों का आप 300 रुपए किलो के रेट से आप खरीद रहे हैं उनसे? हाँ। आप जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, चलिए। और सारी जो है आप स्थानीय किसानों से ही खरीद रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है? स्थानीय किसान मैं दुकानदार से खरीदता नहीं सर, क्योंकि दुकानदार क्या करता है कि 200 ₹250 में किसानों से खरीदता है। मेरे को कई बार फ़ोन आता है कि नौटिया जी हमारे पास सामान है, तो मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। मैंने कहा अगर मैं अच्छा। लूँगा तो किसानों से ही लूँगा। ठीक है, ठीक है। तो कुल कितने का कारोबार जी, आपने जी। किया होगा, मतलब जबकि दालों का होता मेन सीज़न तो सर्दियों का ही होता होगा, आपका जो नवंबर के हमारे यहाँ जी, जी, मैं होता है मेन, तो उस समय कितने का आपने कारोबार कुल किया होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, मोटा-मोटा आंकड़ा जानना। मैंने जब शुरू किया था सर काम 20,000 रुपए से शुरू किया था। अच्छा। 20,000 रुपए से शुरू किया था तो सीज़न में 1 साल का जो टर्नओवर है कभी 20 लाख, कभी 30 लाख, कभी अच्छा, फसलें खराब ठीक हो है। जाती तो उतना हाँ, उपलब्ध नहीं हो पाता समझा। सर। पिछली बार लगभग मैंने 35 से 40 लाख रुपए का टर्नओवर मेरा है 2024 की अरे! बात करूँ मैं तो। अब आजकल के सीज़न में आपके पास क्या प्रोडक्ट्स रहते हैं? अगर मैं आज के सीज़न के लिए बोलूँ कि नौटियाल जी से मुझे मुझे क्या आजकल एज़ अ ग्राहक के तौर पे? आजकल तो लोकल बुरियाल हो गया या आंवला हो गया जो अपने घर पे फसलें होती अरबी हो गया तो उसका हम लोग अचार बनाते हैं सर। एक तो अचार बेचने का काम करते हैं और दूसरा जो लोकल स्तर पे बुरांस होता है, उसको भी हम लोग हुँ। बनाते हैं और उसका पल्प हो गया और उसका जूस हम लोग बेचते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे लोकल शादियों में हम लोग क्या है कि मेरे पास डिस्पेंसर है जूस मशीन, उसके माध्यम से हम अच्छा। लोकल शादी, त्योहार या किसी के यहाँ पार्टी है, तो हम लोग वहाँ पे प्रमोट करते हैं कि भई लोकल स्थानीय जो जूस है, उसको आप हुँ। मेहमानों को पिलाओ। तो वो भी अच्छा चल रहा है सर। तो लगभग गर्मियों में जूस का चलता है, सर्दियों में दालें। ताले चलता है, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर आप बता रहे हैं जी, कि आपने एक सीज़न में या लास्ट 2024 में अगर आपने करीब 40 लाख के आस-पास का कारोबार किया है, तो इससे जी, 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 बढ़िया बिल्कुल। स्टार्टअप और क्या होगा? निश्चित तौर पर मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि शानदार स्टार्टअप है। अच्छा, इसमें कभी आपको कभी नुकसान भी हुआ है किसी सेंस में? कभी कोई नुकसान कभी? नुकसान मेरे को एक बार मेरे को दिल्ली से ऑर्डर मिला था कि मिर्च का ऑर्डर आया था लाल मिर्च का, पहाड़ी लाल मिर्च होती है पाउडर। तो मैंने उसको 1 कुंटल पीस करके दिया, तो उनको बहुत पसंद आई एकदम उन्होंने लैब में चेक किया तो पूरा ऑर्गेनिक है। हम लोग हुँ। केमिकल नहीं डालते हैं, जो हम लोग स्थानीय स्तर पे मिर्चें उगाते हैं, उसमें हाँ, कोई भी नहीं डालते। जी। तो हम जब दिल्ली भेजा तो उन्होंने सारा टेस्ट किया तो फिर उन्होंने उनको पसंद आई, तो उन्होंने मेरे को 10 कुंटल का ऑर्डर दिया है। मैं भी लालच में आ गया सर, गाँव से ना खरीद करके मैंने दुकानदार से वो मिर्चें खरीदी, तो उसमें क्या है कि जब उन्होंने टेस्टिंग की तो उसमें क्या है कि केमिकल निकल गया। तब से मैं हाँ। दुकानदार से बिल्कुल लेता ही नहीं, मेरे को बहुत नुकसान हुआ।
ठीक है। चलिए वो तो एक अलग तरह का था कि मतलब उस समय आपका एक तरह से आपने गलत जगह से माल ले लिया था। लेकिन ऐसा तो नौबत नहीं आ रही है आपने बाकी कभी फसलें किसानों से ली हों और आपके पास स्टॉक में रह गया, वो बिका ना हो, कारोबार में नुकसान इसी रूप में होता है ना कि आपका काम ना चले। आपने सेटअप तो खड़ा कर दिया है, आपने पूँजी तो लगा दी है, लेकिन ग्राहक नहीं आए। आपके पास ग्राहकों की तो कभी कमी नहीं रही ना, कभी आपका माल इस रूप में डंप तो नहीं रहा? नहीं, यह अगर मेरे पास बच भी जाता है तो मेरे पास लगातार डिमांड आते रहती है सर, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो। रिटेल में मैं बेचने का काम करता हूँ, तो पूरे साल भर में कुछ न कुछ मेरे पास डिमांड आती रहती, तो जो मेरे पास बच जाता है। जैसे इस बार भी मेरे पास लगभग 10 कुंटल राजमा बच गई थी सर सर्दियों में, क्योंकि मैं निकाय चुनाव में थोड़ा-सा अपने गाँव जी, में जी, आ जी, गया, व्यस्त तो हो गए उस थे। वजह से बच गया था सर। तो अब हुँ। मैं लगातार कोई 20 किलो ले रहा है, कोई 1 कट्टा ले रहा है, तो अभी भी मेरे पास 2 कुंटल राजमा पड़ी हुई है। लेकिन वो जी। निकल जाएगी चाहे तो मतलब आपको निकल जाएगी, वो निकल जाएगी सर। मैं एक स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूँ ना कि मतलब कि कोई इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है आपके कारोबार में। आपके नहीं, कारोबार में नहीं, मतलब हमेशा सप्लाई सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज़्यादा है। जो काम किया है वो कम से कम बहुत मतलब एक कारोबार के लिहाज से बहुत सुरक्षित कारोबार है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में। हाँ सर, अब हमें पता चल गया कि कैसे इसको बचाना है। उसमें हम लोग नीम हो गया या सरसों का तेल, जो बचाने के उपाय है, वो हम लोग कर देते हैं, तो कर जिससे लेते हैं। हमें अच्छा। नुकसान नहीं होता है। और गर्मियों में हम लोग बहुत कम स्टॉक रखते हैं कि जो निकल जाए ठीक धीरे-धीरे बात। और हम उसे बचा सकें। ठीक बात, ठीक बात। अच्छा नौटियाल जी, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पहाड़ के एक आम युवा की तरह अगर आप नौकरी कर रहे होते या जो आप नौकरी पहले कर रहे थे, आप वो नौकरी कर रहे होते तो क्या साल भर में इतना इतना कमा पाते जितना अभी आप कमा रहे हैं? नहीं, मैंने नौकरी भी की सर, पर वहाँ पे अपनी कोई मेरी पहचान नहीं थी। मैंने नौकरी भी की तो उसमें एक ही सिर्फ़ नौकरी तक सीमित थी, किसी से कोई जान-पहचान नहीं थी, ना लोग मेरे को जान रहे थे। जब से मैंने अपना काम शुरू किया है, तब से क्षेत्र में या राज्य स्तर पे पहचान मेरी बनी हुई है। इसके अलावा हम लोग पूरे देश भर में हम लोग जा रहे हैं सर। बैंगलोर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मैं दिल्ली। पहले जी मैं उस पे आऊँगा, मैं उस पे आऊँगा। मैं ये जी। कह रहा हूँ कि क्या आप आर्थिक रूप से उतने उतने सक्षम होते जितने सक्षम आज आप हैं एक नौकरी के ज़रिए? नौकरी से आपकी तनख्वाह कितनी हो जाती मतलब अगर आपने नौकरी कर रहे होते तो आप शायद यहाँ पर ना पहुँच पाते होते नहीं, आर्थिक नहीं, रूप से आज नहीं पहुँची सर, बिल्कुल सर। है ना? तो वो तो जी, आपको ठीक है कि आपको पहचान मिली और आपको आपने पूरी देश दुनिया इसके ज़रिए देखी। वो तो अलग से इसके ज़रिए इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं आपके जी, काम के। लेकिन असल बात ये है कि आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा रहा कि अपना कारोबार करना और ऐसा कारोबार कि जिसमें कि विशुद्ध रूप से जो जैविक उत्पादों की को मार्केट दिलाने का है। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि इस बात को हमारे युवाओं को समझना होगा कि हम जब उद्यम करते हैं तो जब हम कारोबार करते हैं तो हम नौकरी के बजाय कारोबार की तरफ जाएं और कारोबार की तरफ ऐसे कारोबार की तरफ जाएं जो कि हमारे आसपास उपलब्ध है। हम अगर पहाड़ में कोई बहुत बड़ी पूंजी से कोई कह दे कि साहब हम बहुत बड़ा होटल खोल देंगे या उसमें अत्यधिक पूंजी है, बहुत सारे रिस्क है, लेकिन आपने जो काम किया है बहुत एक आसान काम किया आपने, उसमें बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है और उसके पूरे जो है कारोबार के सफल होने की काफी संभावना है 70 अच्छा। चलिए मेरा अगला सवाल ये है कि कहाँ कहाँ आप घूम आए हैं इस कारोबार के चलते? मैंने सुना है कि आप देश भर में देश के कई राज्यों में आप हो आए हैं, वो जरा बताइए आप। इसके अलावा जब मैंने दुकान खोली सर देहरादून में, दुकान के अलावा लोकल स्तर पे सप्लाई किया। उसके अलावा मैंने जो जितने भी बड़े-बड़े मेले लगते हैं, देहरादून, उत्तराखंड के अलावा हम लोग जो देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होता है, उसमें भी हम लोग हर ठीक साल है। लगाते हैं सर। और उसके अलावा मुंबई कौतिक और बैंगलोर, इलाहाबाद, शिमला, कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और मंडी में भी एक अच्छा मेला होता है शिवरात्रि का सर, उसमें भी हम लोगों ने लगाया। जयपुर मतलब जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े मेले होते हैं, तो हम लोग वहाँ भी गए, अहमदाबाद तक हम लोग गए। जहाँ भी मौका मिलता है तो हम लोग जाते हैं देश भर में सर। ठीक है। और पहाड़ के उत्पादों को वहाँ मतलब उन राज्यों में या इन अंतर्राष्ट्रीय मेलों में कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपके मतलब राजबाग को, हमारे मंडले को, हमारे झंगोरे को? वो लोग कैसे लेते हैं मतलब
उनका क्या क्या रिस्पॉन्स रहता है आपके हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर? मेलों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है सर और लोग जो ऑर्गेनिक चीज़ें जो हमारे लोकल उत्पाद हैं, उनको खरीदने के लिए बड़े दूर-दूर से आते हैं और लगातार हर साल डिमांड बढ़ रही है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मेन कारण क्या है इसका? स्वाद है हमारे उत्पादों का, या इसका ऑर्गेनिक होना है, शुद्ध जैविक होना है जिसमें कि कोई केमिकल नहीं है, कोई यूरिया नहीं है, कोई और तरह के छिड़काव नहीं है? अब वो रीज़न है और स्वाद है, या क्या रीज़न है इसके पीछे? एक तो हमारा जो पहाड़ के जो भी चीज़ें होगी उसका स्वाद एकदम बढ़िया होगा और दूसरा क्या है कि हम लोग कोई खाद यूज़ नहीं करते, नेचुरल जो गोबर की खाद हम लोग डालते हैं तो उससे क्या है कि कोई नुकसान नहीं होता सर शरीर को। तो ये 2 चीज़ें हैं, ठीक एक है। तो स्वाद और एक ऑर्गेनिक। और एक ऑर्गेनिक है। अच्छा, अब मेरा जी। सवाल ये है कि जो आप पहाड़ में जो किसानों से जो उत्पाद खरीदते हो, खाली यमुना घाटी के किसानों से खरीदते हैं, या बाकी और जिलों से भी किसानों से खरीदते हैं? और क्या उसके लिए आपने अब मॉडल बनाया हुआ है, कोई कोऑपरेटिव, कोई फार्मर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ हैं, वो बना रखी आपने बनाया हुआ है, कोई कोऑपरेटिव बनाई की है, कैसे आप इस काम को करते हैं? पहले तो मैं बिना एफपीओ के या कोई संगठन बना के काम कर रहा था। तो मुझे लगा कि हम लोग जब जगह-जगह जाते हैं तो मुझे लगा कि अब मुझे बनाना चाहिए। फिर मैंने एफपीओ हुँ, बनाया सर रुद्रा एग्रो स्वायत्त सहकारिता। तो उसमें 3000 किसान अभी तक जुड़े हुए मेरे साथ, जो इधर यमुना घाटी के ही हैं लगभग इधर 42 गाँव हैं सर हमारे। तो हुँ, 42 गाँव के 3000 किसान इसमें महिलाएँ भी हैं, ज़्यादातर महिलाएँ ही हैं हुँ, और पुरुष भी हैं, हुँ, जिनसे मैं हुँ, सीधा जुड़ा हूँ और वो लोग भी मेरे से रुद्रा एग्रो स्वायत्त सहकारिता के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके जुड़े। अलावा पूरे उत्तराखंड अलग-अलग जिलों से मैं सामान कुछ चीज़ें हमारे जैसे गढ़वाल में नहीं होता है, तो मैं कुमाऊँ से भी परचेज़ करता हूँ सर। क्या चीज़ें हैं जो आप कुमाऊँ से लेते हैं खास तौर पर? जैसे भांग इधर हमारे इधर नहीं होता है सर, तो भांग के अच्छा, बीज हाँ, कुमाऊँ में ही होता है और हुँ, हल्दी हो गई या फरण इधर चमोली में होता है सर हुँ, 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 और उड़द ठीक की है। दाल इधर रामनगर अल्मोड़ा साइड में बहुत फेमस है वहाँ की उड़द। शर्ट वाले इलाके में, ठीक है, हाँ। जी, जी, जी सर। जो कुमाऊँ में होती है मैं वहाँ से लेता हूँ, फिर मैं अपना सामान वहाँ पे भेजता हूँ सर उनको। जैसे लाल चावल वो मेरे से अच्छा, लेते हैं, हरसिल के राजमा मेरे से लेते हैं, हुँ, तो मैं अपना सामान हुँ, उनको देता हूँ और उनसे मैं सामान लेता हूँ बदले में। देखते हैं। अच्छा नडियाल जी, आपने अपने काम के चलते पूरे उत्तराखंड की खेती-किसानी को देखा है। मैं जब खेती-किसानी की बात करता हूँ और खासकर जब गढ़वाल के संदर्भ में देखता हूँ, और बल्कि पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि यमुना घाटी में कैसे मतलब खेती-किसानी बची रह गई? बाकी जगह क्यों नहीं हो पाई है? ये जो कारण आपको क्या लगता है? ये अंतर कैसे हुआ होगा? सबसे बड़ा कारण ये कि हमारी इधर सिंचित भूमि है सर। बगल में यमुना नदी बह रही और हाँ, इधर सबसे बड़ा सिंचित भूमि है और जो किसानों ने नकदी फसलों की ओर अपना फ़ोकस किया सर। उसमें चलिए, टमाटर हो अच्छा। गया, बीन्स हो गया, शिमला मिर्च, बैंगन हो गया और इसके हुँ, अलावा हुँ, बागवानी है सर इधर। बागवानी सेब हो गया, पूलम हो गया, नाशपाती हो गया। हुँ, बागवानी में नई तकनीकी इन्होंने इस्तेमाल की, जो 1 साल में आप सेब हुँ। के पेड़ लगाएँगे तो 1 साल के अंदर आपको फल दे देंगे सर। फिर मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जंगली जानवरों का क्या सीन है? जंगली जानवर भी तो होंगे वहाँ, जैसे यहाँ मोर आ गए हैं कुछ इलाकों में हिरन है, घुरड़ हैं, काकड़ हैं, खेती की तहस-नहस कर देते हैं। आपके इलाके में क्या जंगली जानवरों का उतना आतंक नहीं है क्या? नहीं, जंगली जानवरों का एक्चुअली क्या है कि जो हमारी खेती-बाड़ी है वो मार्केट से लगा हुआ है, जो गाँव आस-पास के हैं। अ, ज और हुँ, इधर ये सब जंगली जानवर नहीं है, थोड़ी बहुत अब बंदर आने शुरू हो गए, तो थोड़ा बहुत रहते हैं हुँ। वो 15-20 वो ऐसे ही भाग जाते हैं। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है अभी जंगली जानवरों का उससे कोई नुकसान नहीं है सर अभी। अच्छा, तो ये एक बेसिक अंतर आपने बताया है कि एक तो यमुना घाटी में अच्छी बात ये है कि
वहां पर नदी है, सिंचित भूमि है, यमुना जी है। हाँ जी। कमल नदी एक बहुत छोटी सी आपकी जो है, जो पुरोला से होकर निकलती है। मैं देखता हूँ कि कमल नदी में बहुत जरा सा पानी रहता है, लेकिन वो जरा सा पानी कितने बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है ना। इसके मुकाबले दुर्भाग्य से गढ़वाल की तरफ गंगा जी में इतना पानी रहा, लेकिन उतना गहराई पे है कि उससे हम एक गिलास भर पानी का इस्तेमाल करने के लिए हमको पूरी तरीके से मतलब तकनीकी पे निर्भर करना पड़ता है, डैम पे निर्भर करना पड़ता है। वो आम आदमी की इसकी बात तो काम है नहीं। एक बेसिक अंतर तो शायद भूगोल से रहा कि नदी इस रूप में रही आपके यहाँ यमुना क्षेत्र में कि छोटी नदियां रही, सिंचित करती गई। यहाँ इस रूप में ग्लेशियल रिवर्स नहीं है, तो वो बहुत तेजी से बहुत गहराई इसमें बहती है। उसका लाभ बाकी क्षेत्रों को गढ़वाल में नहीं मिल पाया। दूसरा आपने ये बताया है कि वहां जो है किसानों ने प्रयोग किए हैं खेती में, नकदी फसलों की तरफ काम किया है, हॉर्टिकल्चर में उन्होंने अपने उद्यान लगाए हैं, उससे अपना काम बढ़ाया है, प्रयोग किए हैं खेती बाड़ी, तो शेष गढ़वाल में नहीं हो पाए। बेसिक अंतर आपने ये बताया। और किस्मत से अभी वहां पर जंगली जानवर भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। पटियाल जी बहुत ही अच्छी बात की है। मैं चलते चलते ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आप हमारे पहाड़ के बच्चों से, युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी 15-20 हजार की नौकरी के लिए बड़े शहरों में खप रहे हैं, बहुत ही अमानवीय तरीके से वहां जीवन दे। देखिए पलायन, लोग कहते हैं कि पलायन बुरा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिनको अच्छी नौकरी मिल रही है, जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो उनको वो पलायन करे तो बुरी बात नहीं है ना। वो एक अच्छा जीवन शैली वहां जी सकते हैं, लेकिन 10-12-15 हजार की नौकरी के लिए, होटल में छोटी मोटी नौकरी करने के लिए, किसी दफ्तर में बहुत छोटा मोटा काम करने के लिए, उसके लिए पलायन करें, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर तुम अपने गांव में रोजी रोटी कमा सकेंगे। आपका इस पे क्या कहना है अपने युवाओं के लिए, ऐसे युवाओं के लिए? सरकार की आजकल बहुत सारी स्कीम है। स्कीम के माध्यम से आप कीवी का बगीचा लगा सकते हो, सेब का बगीचा लगा सकते हो। इसके अलावा जो लोकल स्थानीय स्तर पे जो हमारे पास उपलब्ध है, आप जूस बना सकते हो, अचार बना सकते हो और खेती-बाड़ी से आप बहुत लाखों रुपए कमा सकते हो। नौकरी से बढ़िया है कि आप पशुपालन भी करो, खेती-बाड़ी भी करो। मैंने अभी इस 2024 की बात बता रहा हूँ सर, एक किसान से मैंने 1,08,000 रुपए की राजमा मैंने खरीदी। क्या और बात है! क्या बात है! बहुत ही प्रेरणादायक, 1,08,000 का मैंने चेक मैंने उसको दिया है। मेरे अच्छा, गाँव के आस-पास का किसान है सर वो। तो इतनी तो राजमा अच्छा। हो रही सर और टमाटर भी हाँ, 10 लाख रुपए के उसके टमाटर हुए और 10 लाख के टमाटर, सेब क्या बात है! 10 लाख के टमाटर सर और उसका सेब के अच्छा, बगीचा भी है सर, सेब का बगीचा भी है। अच्छा। तो कुछ हाँ, सेब से भी इनकम हुई सर और कुछ हुँ, पशुपालन भी है सर, कुछ गाय भी है, भैंस भी है, कुछ हुँ, दूध बेच करके उनकी कमाई लगातार आजीविका मतलब कमाई होती है। कि घर में अच्छा खासा हो रहा है सर। ये थी नरेश नौटियाल की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। नरेश नौटियाल ने हमारे पहाड़ी जो खेती है, जो उपज है, उसको बाजार उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नरेश नौटियाल ने एक बड़ा काम किया है। किसान खेती तो कर लेता था, लेकिन बाजार उपलब्ध कराना, बाजार तक उसे पहुंचाना उसके लिए संभव नहीं था। वो जो बाजार लिंकेज का काम वो नरेश नौटियाल ने किया। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो ये पूरी प्रेरणादायक कहानी नरेश नौटियाल जी की थी। हम फिर किसी दिन किसी और पॉजिटिव स्टोरी के साथ आपके बीच में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।